व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आपको इससे पहले अगर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पर लेके जाऊं, दो बड़े अहम इशूज हैं मेरे नज़र में जो बिल्कुल आने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए। उनमें से एक तो दुनिया न्यूज़ ने हाईलाइट किया। अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है उनकी क्लरिकल मिस्टेक ये हुई कि अभी पिछले दिनों 30 एडिशनल सुपरिटेंडेंट्स को तरक्की दी गई और उनको लगा दिया गया एसपी। लेकिन क्लरिकल मिस्टेक की वजह से एक खातून एएसपी जो डिफेंस लाहौर से हैं, डॉक्टर अनोश मसूद, उनकी तरक्की रोक दी गई और 4 रोज़ की जो गलती है मुबैना तौर पर क्लरिकल गलती, उसकी सज़ाओं को भुगतनी पड़ रही है। हमने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता किया और उनका ये कहना था कि वो भी इसको देख रहे हैं। इस बात को महीनों हो चुके हैं, बोर्ड को हुए हुए हफ्तों हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कंप्यूटर के दौर में ये नहीं चल सका पता कि ये क्लरिकल मिस्टेक जो है सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को अभी तक नहीं पता कि ये वाकईतन हुई या नहीं हुई। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने की, जो बड़ी अच्छी बात थी, वो कहते हैं उसको देखेंगे और अगर ये मामला ऐसा निकला तो वो इसको रेक्टिफाई करें। कहने का मतलब ये है कि इतने अहम तरीन इदारों के अंदर जहां पर इतनी बड़े बड़े गवर्नेंस के फैसले किए जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, वहां पे इस तरह की आमियाना गलती करके लोगों के कैरियर जो है उनसे भी खेला जाता है। हम उम्मीद रखते हैं कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसको ठीक करेंगे। लेकिन उससे बड़ी आपको एक और खबर बताऊं जो इस मुल्क में जो हो रहा है मौजूदा गवर्नमेंट के अंडर, पीटीवी चीफ जिनको लगाया गया है इस वक्त, जो एमडी जिसको लगाया गया है, ये आपको पहले तो व्यूज हमें पता होना चाहिए और आपको पता ही है, जिनको नहीं पता बताया दूं कि हमारे टैक्स के पैसे से जो बिजली के बिल में कटता है, पीटीवी चलता है। ये नवाज शरीफ साहब इसको पैसा नहीं देते, इसको इमरान खान साहब पैसा नहीं देते, इसको जरदारी साहब पैसा नहीं देते। ये एक सरकारी स्टेट चैनल है जो अवाम के पैसे चलता है और अवाम की मंगों का इसको तर्जमान होना चाहिए। वो उस पर तो मैं बाद में आऊंगा कि है या नहीं है, ऑब्वियसली आपको पता कि नहीं है क्योंकि अपोजिशन का तो टिकट नहीं चलता है इसके ऊपर। लेकिन एक अजीब बात ये, हमारे बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है अताउल्लाह काज़मी साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और अभी भी करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो बड़ी अजीबोगरीब है और हुकूमत की नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है कि उन्होंने, चेयरमैन तो वो हैं पीटीवी के, उन्होंने साथ साथ अपने आप को एक इजलास बुलाया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और खुद को जो है वो उन्होंने एमडी भी तैनात कर दिया। टोटली ग्रॉसली इलीगल। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कुछ करने को तैयार नहीं है। इन चीज़ों पे अगर मैं सबसे पहले बात, शिमला फारूकी साहब बहुत बहुत वेलकम आपको। एक तो ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आपके ख्याल में इस तरह गलतियां जो हैं वो कर देता है और वो ठीक करने को भी तैयार नहीं होता, और दूसरा इनके बारे में बता दें आपका क्या ख्याल है, ये जानबूझ के हुआ है, वैसे ये भी क्लरिकल मिस्टेक है कि उन्होंने चेयरमैन पीटीवी होने के बावजूद अपने आपको एमडी अपॉइंट कर लिया? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तो माजी में भी कुछ ऐसी चीज़ें कर डाली हैं जो हम क्या कहें कि या तो उनकी कैपेसिटी नहीं है कोई काम करने की, या ये पूरी हुकूमत इस तरीके से चल रही है कि हमें पता नहीं है कि कैसे चल रही है और क्यों चल रही है। कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब बादशाह चल रही है। कासमी साहब बड़े सीनियर मतलब जर्नलिस्ट भी हैं और मतलब उनकी उम्र भी है। ये गलती से तो नहीं हुआ, अपेरेंटली शायद उन्होंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। वो गलती तो मैंने वैसे ही सटायर किया, गलती तो नहीं, बकायदा मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई, रेजोल्यूशन पास हुई उनके हक में। मतलब इट्स अ फर्स्ट। पीएमएलएन की गवर्नमेंट में ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं जहाँ हर चीज आपस में बांट ली जाती है। तो आई थिंक मिनिस्टर फॉर जो स्टेट हैं इनकी इंफॉर्मेशन की, मरियम औरंगजेब साहिबा, आई थिंक उनको उस पर पता भी है कि नहीं पता, या कहीं और से ताल्लुकात हैं, उनको बताया भी गया। लेकिन आपको वैसे शिबिरा साहब लगता नहीं कि स्टेट चैनल को अब बीबीसी की तरह चलाना चाहिए, चाहे आपकी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो जाए? मेरा ख्याल है स्टेट चैनल शुड बी इंडिपेंडेंट। ये नाम ही नहीं होना चाहिए कि स्टेट चैनल है। ठीक है, आप हुकूमती एक इदारा है, लेकिन आई थिंक उसको बाई पार्टिजन होना चाहिए, जितना ऑपोजिशन हुकूमत सबकी नुमाइंदगी। स्टेट का मतलब यही है ना कि आप सबकी नुमाइंदगी की, ये तो नहीं है कि आपके इट्स नॉट अ गवर्नमेंट चैनल कि जी आप ट्रेजरी चैनल है तो आप उसी को दिखाएं। मेरे साथ जुल्फकार मेथो मौजूद है जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी। मेथो साहब, ये जो आपने की थी, जो एएसपी हैं डॉक्टर अनोश मसूद साहिबा, इनका मामला थोड़ा बताएंगे? दुनिया अखबार में आपने ये स्टोरी दी कि ये ऐसी क्लरिकल मिस्टेक कैसे हो सकती है कि इसमें एएसपी जो है वो एसपी बनने से महरूम रह जाए? जी शुक्रिया कामरान, मैं इस स्टोरी के लिए मुसलसल लगा हुआ था। आज मेरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद में हुकाम से बात हुई है तो उनका कहना है कि हमने दुनिया न्यूज की खबर का नोटिस लिया है और अनूश मसूद चौधरी साहबा को कल सुबह 10 बजे सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने इस्लामाबाद बुलाया है। उनको कहा है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दें और ये जो गलती हुई है इस सिलसिले में जो है वो उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही कामरान, एक और चीज मेरे इल्म में वहां पे एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से आई है कि ये जो उनकी मुद्दत मुलाजमत या जो उस पीरियड का जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसको गलती कहा जा रहा है, क्लरिकल मिस्टेक कहा जा रहा है, उसकी एक नई तर्जीह गढ़ी जा रही है और वो ये है कि इस दौर में अनूश मसूद साहबा की तकर्री खैबर पख्तूनख्वा में थी तो उन्होंने कुछ छुट्टी ली थी मेडिकल ग्राउंड पे। तो मेडिकल
मेडिकल ग्राउंड के उस छुट्टी के उस पीरियड को निकाला जा रहा है, लेकिन जो रूल्स कहते हैं वो बड़ी हैरानकुन बात है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के इन लोगों को शायद पता नहीं है या जानबूझ के इसको कहा जा रहा है। रूल्स ये कहते हैं कि मेडिकल ग्राउंड पे जो छुट्टी ली जाती है उसको सर्विस स्ट्रक्चर से या सर्विस की मुद्दत से मिनहा नहीं किया जाता, वो सर्विस के उस पीरियड पे ही कंसिडर की जाती है, उसको शामिल रखा जाता है। लेकिन अब ये नई बात है, अब देखें कल क्या होता है। अनुष बसु साहबा वहां पे जाके क्या कहती है। राइट, बहुत शुक्रिया। मैं ये पॉइंट उठाना था। ऑब्वियसली एक पावरफुल एएसपी जो है वो भी कभी जब हत्या चढ़ जाए ब्यूरोक्रेट्स के या सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के तो क्या हो सकता है। या कुलभूषण यादव का मसला बहुत इस वक्त अहम जा रहा है, बहुत प्रेशर पाकिस्तान पे आने लगा है। मैं आपको बता दूं कि आज खुशी शाह साहब ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने खैर नाराजगी का इजहार किया कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, लेकिन जो हिंदुस्तान से स्टेटमेंट आई है और जो उस प्रेशर को इंडिकेट कर रही है, जिसका मैं तस्करा आपसे कर रहा हूं, जिसमें वो कह रहे हैं हर मीन्स हम अपनाएंगे। सुषमा स्वराज साहबा क्या कहती है अपनी पार्लियामेंट खड़े होकर, जरा सुन लेते हैं। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जादव को बचाने का काम करेंगे। जी, मिस सुराज साहिबा ये कह रही हैं कि जो हरबा इस्तेमाल हमारे पॉसिबल होगा हम करेंगे इस फांसी के फैसले के खिलाफ जाने के लिए, इसको टलाने के लिए। अली जदी साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो हैं PMLN के, और सलमान जावेद बलोच साहब MQM के जिन्होंने ज्वाइन किए। आपके आज खुशी शाह साहब ने कहा कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया। पार्लियामेंट को क्या लेना? आई थिंक ICPR ने जब बताया था प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता था, उस वक्त पता चला। ये वैसे भी फील्ड जनरल मार्शल कोर्ट किया गया। तो इस पर खुशी शाह साहब की स्टेटमेंट कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये पार्लियामेंट, ये तो पार्लियामेंट, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला ही नहीं है किसी चीज, तो फैसला उसका मिलिट्री कोर्ट। देखिए, इवन अगर मिलिट्री कोर्ट का फैसला है तो भी प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म तो किया जाता है ना। ऑफ कोर्स वहाँ पर फील्ड मार्शल के पास इनका मुकदमा चल रहा था, लेकिन यू हैव टू इन्फॉर्म द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हमने तो जो सुना वो ISPR की ट्वीट से हमें पता चला। ISPR ने मीडिया को दी, मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर को। एग्जैक्टली। लेकिन ऑल सेड एंड डन, बात यह है कि एटलीस्ट जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, आप होते हैं वो तो बताएं कि उसने डिस्क्लोजर्स क्या क्या किए। देखें ना, वो स्पाइंग से कुछ ज्यादा ही शायद कर रहा था। तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी का राइट है कि मालूम हो, मतलब यू कांट कीप एवरीथिंग इन डार्क। आपने ना यूनाइटेड नेशंस पे इस मामले को उठाया, ना आपने किसी फोरम पे नहीं उठाया, बड़े खामोश रहे। बल्कि मुझे याद है सरताज अजीज या किसी का स्टेटमेंट था, उसमें यह था कि जी शायद कुछ ऐसा कोई खास डिस्क्लोजर नहीं है जिसकी बिना के ऊपर हम इनको कोई ट्रायल वगैरह करें। देयर सम स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट। लेकिन एटलीस्ट आप ये तो बताएं कि क्या मामलात हैं, क्या मालूम हुआ उस ट्रायल के दौरान, क्या एविडेंस आया, वो एविडेंस आप दुनिया के साथ शेयर करें। में नवाज शरीफ साहब पे तनकीद जायज या नाजायज है कि इतने गुमसुम रहे कुलभूषण यादव के मामले पे? क्यों, क्या लगता है? नहीं, देखें बात ये, यू हैव टू असर्ट योरसेल्फ। प्राइम मिनिस्टर हैं, तीसरी बार देखिए, हम तो फिर यही कहेंगे ना कि दोस्ती कुछ ज्यादा है, कुछ साड़ी आ रही है जा रही है, आम आ रहे हैं जा रहे हैं, वो अपनी पर्सनल रिलेशंस अगर, बट यू कांट पुट अपने मुल्क की सिक्योरिटी एट स्टेक। आपको देखें, उन्होंने हमेशा एक बड़ा सॉफ्ट स्टैंड लिया है। इंडिया ताबड़तोड़ हमले करता है पाकिस्तान के ऊपर। अफजल गुरु को उन्होंने नहीं छोड़ा, आपने देखा वो 2-3 लोगों को और उन्होंने जो है टाइगर मेमन के भाई को उन्होंने फांसी दे दी। और वो जब ये काम करता है इंडिया, तो वो बकायदा ऐलान करके करता है, दुनिया में वो एविडेंस भेजता है, पाकिस्तान को कहीं किसी फोरम पे उन्होंने मतलब छोड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक बड़ा कश्मीर के ऊपर आप स्टैंड देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब का। जी, आपका बिल्कुल पढ़ा गया। इट इज अ वेरी डिफरेंट स्टैंड। ठीक। अली जदी साहब, ये क्यों तासुर आप लोगों ने कायम किया है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि कुलभूषण यादव हो या हिंदुस्तान, उसके मुतालिक वो सॉफ्ट हैं? और मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी सुषमा स्वराज साहबा की स्टेटमेंट है, उससे लग ही रहा है कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक, और ये भी हो सकता है नॉन डिप्लोमेटिक प्रेशर, उनका हर तरह का हम हरबा इस्तेमाल करेंगे, उनको लेके आएंगे, धरती माँ का बच्चा और ये और वो। और आपको लगता है ये गवर्नमेंट जो है ये प्रेशर फेस करेगी, जो अमेरिका का आएगा, दूसरे आएंगे प्रेशर कुलभूषण यादव पे? कामरान, पहले वेलकम टू कराची। आई होप योर स्टे इज प्लेजेंट। अल्लाह करे आपको यहाँ जरा कराची की क्या बात, कराची में आपको पता चलेगा, कराची में अमन भी आपको अच्छा नजर आ रहा है। हाँ, नहीं अच्छा है, कराची में बड़ा अच्छा अमन है, और आप कराची में निकलें, घूमे फिरें। ये डिस्प्यूट है कि किसकी वजह से है? नहीं, वो तो जुबैर साहब कल बयान दे देंगे कि कुलभूषण
कुलभूषण यादव भी नवाज शरीफ ने फांसी पे चढ़ाया और बाजवा की क्या औकात है, वो तो कह चुके राहील को, तो ये उनके ऊपर छोड़े आप उनको, फॉरगेट अबाउट इट। तो वेलकम टू कराची। अब आप आ जाएं जो इंडियन मीडिया कर रहा है या इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, करने दें, वो तो करेंगे ना। वो तो पहले डिनाई कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने कहा अब वो तो अब करेंगे, नाउ दे आर कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, वो तो करेंगे। हम क्या कर रहे हैं अब इसमें बिल्कुल क्लियर दो इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि फांसी की सजा हुई, वो दहशतगर्दी में मुलव्विस था, ठीक है, क्योंकि जो पिछले जनरल साहब थे आईएसपीआर के बाजवा, उन्होंने तो टाइगर फोर्स और पता नहीं क्या क्या उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में, कराची में और फाटा में साहब बैठे हुए थे और बड़े नाराज लग रहे थे। उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दी में मुलव्विस था। उसके बाद क्या हुआ, वो खुद सारी दहशतगर्दी तो नहीं कर रहा था ना, ठीक है, कोई ना कोई सहूलतकार तो था। तो ये सहूलतकार कौन थे? देखें, वो तो इंडियन एजेंट है, उसको तो पकड़ के आपने फांसी दे दी, लेकिन जो पाकिस्तानी उसके साथ मिले हुए तो उनका हम क्या करेंगे? सही। तो ये देयरफॉर वो कौन है? वो भी आपको सारे यहाँ पे पता चल गया कौन थे। अगर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के ऊपर माफी मांगते हैं शिपिंग एंड पोर्ट्स मिनिस्टर, वो किसके सहूलतकार थे? एमकेएम की बात कर रहे हैं। तो जो अल्ताफ हुसैन के साथ है वो तो सारे वही हैं। अब आप मैं नहीं कह रहा, क्या मुस्तफा कमाल, नवीन कपूर साहब ने भी कल ये बात की, जो सर नवीन कपूर तो निकल के आए ना, थोड़े दिन रह के निकले। मुस्तफा कमाल तो उनके अंदर ही पैदा होके बड़े हुए ना। वो कह रहे हैं मैं खुद रॉ की मीटिंग्स में था, और वो अब जो भी वो तो यहाँ आपका पॉइंट क्या है कि कुलभूषण यादव को फांसी लग गई तो अब सहूलतकारों को फांसी लगे या पकड़े? मेरा पॉइंट ये है कि आपको देखें, यू हैव टू, आपने एक इशू की डेप्थ में जाना है ना, तो वो चले पकड़ा गया, बट उसके सहूलतकार कौन थे? एक वो बैठा हुआ है पाकिस्तान तो अलग हो गई है ना उनसे, एक स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है जिसको आप इंडिया का पासपोर्ट दे रहे हैं, वो भी सहूलतकार था, मतलब दे रहे हैं ना आप उसको, इंडिया, वो तो इंडिया वाले दे रहे हैं ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो भी सहूलतकार था, ठीक है, जो मोदी से मदद मांग रहा है लंदन में। अल्ताफ हुसैन के लिए तो गवर्नमेंट ने बड़ा कुछ किया है, इंटरपोल के जरिए लेटर लिखे, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। मैं आपसे शायद बेवकूफी का सवाल हो पूछना, मुझे जरा बता दें, अल्ताफ हुसैन साहब कब से मुल्क से बाहर हैं? 92 से शायद बाहर, 91 से। तो जरा बता दें, अल्ताफ हुसैन ने कराची में खुद कितने मर्डर्स किए हैं? खुद आके तो नहीं किए ना, एक भी नहीं किया होगा। एक सेकंड, खुद आके तो गोली नहीं चलाई ना, नहीं चलाई, तो किसने चलाई? यार सुल्तान मुजाहिद बलोच ने नहीं चलाई। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ सुल्तान मुजाहिद बलोच ने चलाई? मैं तो इल्जाम ही लगा रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ कि किसने चलाई? किसी ने तो मरवाया उनके कहने पे, तो वही सहूलतकार है। और अब आप आ जाए हुकूमत पे, जस्ट प्रेशर फेस कर पाएगी। माय लास्ट कमेंट जी, ये बिल्कुल शर्मिला ने ठीक बात की। चलो शुक्र, कहीं तो आप नहीं, मैं जो बात ठीक है वो एग्री, वो मेरी सब बात से एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे, तो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके पर्सनल साड़ियां और आम, लेकिन इससे आगे बढ़ गए। ये है वेस्टेड बिजनेस इंटरेस्ट। जो जद्दा की स्टील मिल है, एक पाकिस्तानी उधर नहीं मिलता, ये जाते हैं इंडिया, तो सारे इंडियन है वहां पे। जो आप ये इंडिया जाते हैं वो अपने बिजनेस पार्टनर के घर चले जाते हैं। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दें, एक बात, आपके पास ये तो इंटरनेट की दुनिया है। अजित डोवाल, जरा सिर्फ गूगल करें और उसकी यूट्यूब पे वीडियोस लगाएं कि वो 7 साल पाकिस्तान में रह के गया है। वो कह रहा है मैं 7 साल रह के गया हूं, वो कह रहा है कि मैंने दाता के मजार। लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ तो रह के नहीं गया ना यार। सर जी, नवाज शरीफ के घर में आता है बगैर वीजा के शादी अटेंड करने, वो तो मोदी के साथ आया ना। तो कैसे आ गया? आप अलाउ, अच्छा आप अलाउ कर देंगे? मेरी बात नहीं कर रहा, वो तो गेस्ट था ना यार। चले मोदी अलाउ करेगा, लेट्स सी, क्या मोदी अलाउ करेगा जनरल रिजवान को रिटायरमेंट के बाद? ज़हीरुल इस्लाम को अलाउ करेगा? ये सवालों का जवाब मैं क्यों दे रहा हूं, तारिक फैसल चौधरी साहब देंगे, उसके बाद सलमान भाई के पास जाऊंगा। डॉक्टर तारिक फैसल चौधरी साहब, बहुत वार्म वेलकम, कल से इंतजार कर रहा हूं आपका मैं इस प्रोग्राम में। कुलभूषण यादव के मामले को लेके डॉक्टर साहब, आपकी हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन को लगती है कि बड़ी अपोलोजेटिक होती है। आप लोगों ने उसको फोरम पे नहीं उठाया, किसी फोरम पे आर्मी की आईएसपीआर की खबर से आपको इतला मिली, उन्होंने आपको इससे पहले आप ऑन बोर्ड ना, आपको कोई इंटरेस्ट है कुलभूषण में, क्योंकि मुबैना तौर पे जाती ताल्लुकात हैं, तजारती मरासिम है। जद्दा स्टील मिल बता रहे हैं अली ज़ैदी साहब, उसमें इंडियंस का आना जाना है। व्हाट्स योर टेक? किस तरह प्रेशर बर्दाश्त करेंगे इंडिया का जो आ रहा है यादव के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो अली ज़ैदी साहब ने अभी फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के इंडियन गवर्नमेंट के साथ या उनकी लीडरशिप के साथ कुछ ज़ाती मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं, और जद्दा की फैक्ट्रियाँ और ये सारी बातें इन्होंने की, वहाँ पे इंडियंस हैं और पता नहीं ताइफ के तबादले हो रहे हैं। तो बात यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवायती ताने और कोसने हैं, इनके हम आदी हो चुके हैं, कौम भी आदी हो गई है। ये ज़्यादा तवज्जो तलब बातें नहीं हैं, ना हमारे लिए ना कौम के लिए। इसलिए एक कान से सुना करें, आप भी दूसरे कान से निकाल लिया करें, ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। दूसरी जो बात है जी इंडियन के हवाले से और कुलभूषण यादव के हवाले से,
देखें, गुजारिश ये है कि कलभूषण को जो सज़ा हुई है वो पाकिस्तान के जो मुरव्वजा कवानीन है उसके मुताबिक हुई है। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की जो आप ये कहें कि इंटेग्रिटी है, उसके ख़िलाफ़ कोई भी शख्स खा वो किसी भी दूसरे मुल्क से हो, पाकिस्तान के अंदर रह के अगर दहशतगर्दी के मंसूबे बनाएगा, दहशतगर्दों के साथ रवाबत रख के पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसे पाकिस्तान के जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक ट्रायल होगा और उसके मुताबिक सज़ा होगी। अगर इंडियन ये समझते हैं कि कलभूषण के लिए हमने कोई नया कानून बनाया है, कोई उसके लिए कानून में अमेंडमेंट हुई है खास तौर पर उसे टारगेट करने के लिए, डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं, मुझे बताइए कि आप ये प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं जो अमेरिका का और इंडिया का आएगा आपके ऊपर कुलभूषण जाधव की फांसी को? वो कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे, उसको बचाएंगे और हो सकता है मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना वो, तो उसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, बात यह है जी कि जो कलभूषण को फांसी दी गई है और मैंने आपको ये भी कहा कि वो पाकिस्तान के जो मुरव्वजा कवानीन है उनके मुताबिक दी गई है, तो जाहिर है ये एक बोल्ड डिसीजन है और ये फैसला प्रेशर बर्दाश्त करने के हवाले से सोच कर ही किया गया है। और ये बातें करनी जनाब ISBR ने इतला दी आप लोगों को, मीडिया को, और आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस, मेरा ख्याल है कि बड़ी मज़ा का खेज सी बात है। काइंडली इस तरह की बातें ना किया करें। गवर्नमेंट के ये एक फैक्ट है, मैं तो खुद कह रहा हूं बड़ी मजे का खेज बात है टीवी कि प्राइम मिनिस्टर को इत्तला पहले होनी चाहिए थी बजाय इसके ISBR से मिलती। आप ठीक कह रहे हैं, मजे का खेज बात ही है। मैं ठीक कह रहा हूं, मैं एग्री करता हूं कि इस गलतफहमी में आप ना रहें। मैं मीडिया को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा, इस गलतफहमी में ना रहें। गवर्नमेंट के मामला मैं तारिक भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाकईतन एक मजे का खेज सिचुएशन है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ISBR यानी उनके मीडिया विंग से खबर मिल रही है, उनको पता होना चाहिए था पहले ही। और खुर्शीद शाह साहब ने भी यही बात कही आज पार्लियामेंट में। जी, सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब के पास अगर मैं जाऊं इसी मुद्दे को लेकर, सुलेमान मुजाहिद साहब आपकी पार्टी ने बड़ा इत्मीनान का सांस लिया और आपने कहा बड़ा अच्छा हुआ यादेव जो है वो गद्दार ये वो, लेकिन इसके साथ साथ तो ये बताइए कि हुकूमत जो है वो इस प्रेशर को सह पाएगी जो इंडिया से अब आएगा और अमेरिका से भी आएगा? अमेरिका ट्रंप जो है वो तो मोदी के उसके ऊपर चल रहा है इनिशिएटिव पे, उसको छुड़ाने की, उसको माफ़ी दिलाने की कोशिश की जाएंगी, तो ये गवर्नमेंट जो है उसको किस तरह आपके ख्याल में कर पाएगी? और दूसरा, आप पे जो आप अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से अगर आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना आप कर सकते हैं कि कल नबील कबूल साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा, अली जदी साहब भी कह रहे हैं PTI के असल सहूलतकार तो MQM के वो लोग थे जिन्होंने उनके कहने पर राह के फ़राइज़ अंजाम दिए, जिनमें अल्ताफ हुसैन शामिल हैं। जी सुलेमान साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया कामरान शाही साहब। मेरे दोस्तों को और व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखें, सबसे पहली तो बात तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक ऐसा पाकिस्तान मुल्क मुखालिफ दुश्मन एजेंट, रॉ का एजेंट जो मुल्क के पाकिस्तान में बैठ के दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था, उसको हमारी पाक आर्मी ने पकड़ा। उसका केस जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ और उससे जो है सज़ाए मौत सुना दी गई। और सबसे बड़ी बात उसमें जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने उसकी सज़ाए मौत की तौसीक कर दी है। तौसीक करने का मतलब ये होता है, अगर मैं कानूनी तौर पर बात करूँ तो अब उसकी फांसी में कोई रुकावट नहीं है। जो उसका जो डेज़ हैं 30 डेज़ या 40 डेज़ जो अपील के हैं, जो वो करेगा या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा, उसके एक्सपायरी के बाद जो है वो उसको फांसी लटका दी जाएगी। और हाँ, पूरी कौम का ये मुतालबा है, तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों का ये मुतालबा है कि कुलभूषण यादव को फौरी तौर पे फांसी पे लटकाया जाए और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए इंडिया को कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ, पाकिस्तान की कौम के खिलाफ काम करेगा वो हमारा दुश्मन, और उसके साथ यही होगा जो पाकिस्तान का कानून और आइन कहता है। जहाँ तक बात की आपने कुलभूषण की, या हमारे जो अली PTI के दोस्त कह रहे थे, देखिए कुलभूषण यादव की कॉल कहाँ से ट्रेस शुगर मिल से, और जो मैं वो छोड़ दें, उसका जवाब लंदन देगा, मैं उसके लिए नहीं बैठा यहाँ पे। मैं जी को टॉपिक पे बात करूँगा। और जो पिछले जो ताहिरुल कादरी साहब की जो स्पीच थी, उसमें इन्होंने पूरी जो लिस्ट पेश की थी कि इंडिया के लोग आते हैं जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन एग्जेम्प्टेड होती है, लाहौर के मॉडल टाउन में उनका क़याम होता है और शुगर मिलों में जाके काम करते हैं, उसकी आज तक ना किसी ने सुमोटो लिया, ना किसी ने इंक्वायरी की। तो बिल्कुल सही बात है, जो पाकिस्तान में उनके हैंडलर्स बैठे हैं, पाकिस्तान में उनके एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान में उनके अबेटर, फैसिलिटेटर बैठे हैं। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है नवाज शरीफ साहब, सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब, उनकी मिलों के अंदर इंडियंस काम कर रहे हैं? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं हुकूमत के ऊपर जो सहूलतकार है टेररिज्म के? सर, मैं
मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं ताहिरुल कादरी साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ें मीडिया में आई मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ उसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो जाए या सुप्रीम कोर्ट उसका सू मोटो ले ले, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन जहाँ तक बात है कि जी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम कि वो मोदी की दोस्ती में साड़ियाँ भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं, लेकिन PTI के चेयरमैन भी तो मलिक रियाज के तैयारे में बैठ के मोदी से मिलने जाते हैं। इसको आप कहाँ लेके जाइएगा जनाब? सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं बनती। और अब मैं ये समझता हूँ कि 22 अगस्त के बाद MQM पाकिस्तान 23 अगस्त की पॉलिसी के साथ खड़ी है, अपने फैसले खुद कर रही है। अब हमें तो याद नहीं आ रहे अल्ताफ हुसैन, लेकिन हमारे मुखालफिन को बहुत याद आ रहे हैं। अब उन्हें अल्ताफ हुसैन फोबिया से निकल जाना चाहिए और MQM पाकिस्तान के साथ मिलके अच्छाई के लिए मुल्क पाकिस्तान की कराची की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। साहब और PTI भी कर रही है कि वो कह रहे हैं कुलभूषण के साथ साथ अल्ताफ हुसैन साहब पे भी मुकदमा चला के उनको सजाए मौत दी जाए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? आप इस पे न्यूट्रल नहीं, आप समझते कि नहीं वो भी गद्दार हैं जिस तरह के PTI और पीपल्स पार्टी को नबील कबूल उनको गद्दार समझते हैं अल्ताफ हुसैन साहब को? सर मैं तो ये कहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान का जो गद्दार है, चाहे वो मुल्क से बाहर है चाहे वो मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, 1947 से लेकर उठा लें, अगर उस पर साबित होता है तो उसको बीच चौराहे में लटका दें। लेकिन जहाँ तक नबील कबूल की बात है, अब नबील कबूल की तो वो हालत है कि जिसके जो बारात आने वाली हो, दुल्हन तैयार हो और उसका दूल्हा भाग जाए, नबील कबूल की तो वो हालत है। मैं उस पर क्या कमेंट्स करूँ? चलो ठीक है। जैसा कुछ आपने हफ्ते मोदी को दावत दे रहे थे 10 दिन पहले अल्ताफ हुसैन साहब कि आगे ठीक करो पाकिस्तान। उससे पहले जब तकरीरें करते थे मेरे दोस्त, अच्छा हुआ कह रहे हम तो 3 हरफ भेजते हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं MQM लंदन से बात करें आप। सर पहले ये अब अल्लाह का शुक्र है अलग हो गए, तो MQM लंदन से बात करें ना। जब वो कहते थे रॉ हमारी मदद तो करे। वो मुस्तफा कमाल क्या कह रहा है? झूठ कह देना कि मुस्तफा कमाल झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। नहीं वो तो 22 अगस्त से पहले उनमें चेंज आई है ना, जिस तरह आप लोगों में चेंज तब्दील आ रहे हैं। मैं मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, एक होता है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन और एक होता है NRO। जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन साउथ अफ्रीका मॉडल है वो तो करें, बताएं तो सही, खुल के आए तो सही। आपने कह दिया हमने माफी, हम बदल गए, हम मान लें, मैं तो मानने को तैयार हूं, लेकिन आप फिर जो पिछले गुनाह किए हैं वो बताएं कि जी यहाँ हुआ, ये हुआ, ताकि जो नहीं बदले उनके ऊपर तो हम एक्शन लें। सर ये बताइए, MQM भी ये कह रही है कि सहूलतकारों को पकड़े, इदारों का काम है, मिलों के अंदर छुपे, वो इदारों का काम है जी वो इदारों का काम है, पकड़े, बिल्कुल पकड़े। इस वक्त जी मैं हुकूमत भी तो इन्हीं की है ना, तारिक साहब की जी। तो तारिक साहब बता दीजिए, इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट तारिक फजल साहब? जी जरा और अली ज़ई साहब कह रहे हैं कि आप अल्ताफ हुसैन साहब को भी पकड़े और उनकी पार्टी को भी पकड़े। हाँ जी जी देखिए, गुजारिश है जी कि अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जो मुकदमात हमारे दौर में कायम हुए और जो जिस तेज़ी के साथ उन पर ट्रायल हुआ, इसी तरह जो डॉक्टर इमरान फारूक साहब के जो पिछले दौर से जो कि ये बात की जाती है, मैं यानी उस एग्जैक्ट उस तारीख से तो वाकिफ़ नहीं हूँ कि उस दौर से वो मुलजमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के पास थे, लेकिन उनका ट्रायल नहीं हो रहा था। हमने उनका ट्रायल भी किया, ओपन ट्रायल हुआ, सबको पता है कि उनके जो एतराफ़ी बयानात हैं वो भी पूरी कौम के सामने रखे गए। उन केसेस का ट्रायल हुआ, अल्ताफ हुसैन का उन्होंने नाम लिया। तो हमारी दौर हुकूमत में कतई तौर पर कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि अल्ताफ हुसैन के जो गनौने हैं, उनके कारनामे हैं, उनके ऊपर कोई पर्दा डाला जाए या उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनके ट्रायल को सुस्त किया जाए। जो कंप्लेंट्स आती गई, जो शवाहिद आते गए, उसके मुताबिक वो केसेस दर्ज किए गए, उनकी तहकीकात हो रही हैं और उसके मुताबिक जो है वो उनके रेड वारंट भी जारी हुए। ये भी हमारे दौर में हुआ, आपको पता है कि उन्हें इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया जाए। तो ये सारी केसेस जो हैं ये अपनी, आप ये कहें कि जो उसके तहत चल रहे हैं। पॉलिसी क्या है? कुलभूषण यादव ने अगर माफ़ी की दरख्वास्त की तो प्रेसिडेंट तो आपके अपने हैं, प्रेसिडेंट पार्डन भी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी वैसे कहती है कि फांसी की सज़ा के खिलाफ हैं वो। तो आपकी अपनी पॉलिसी क्या है हुकूमत की? कोई माइंडसेट पता है कि अगर माफ़ी की दरख्वास्त की तो आप माफ़ भी कर सकते हैं कुलभूषण यादव को, कि आप कहते हैं नहीं इसका जुर्म बहुत ज़्यादा है, माफ़ी बिल्कुल नहीं? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इख्तियारात हैं या जो आइन में उनका प्रोरोगेटिव है, मैं उसके हवाले से तो कोई बयान नहीं दे सकता इस वक्त। लेकिन जो कुलभूषण यादव के हवाले से शवाहिद सामने आए हैं उनके मुताबिक अभी फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला मैं समझता हूँ कि ख़ुद इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की सालमियत हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है, पाकिस्तान की इज़्ज़त हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। राइट शमीला साहबा, आपके पार्टी के चेयरमैन कह रहे हैं कि वो फांसी में बिलीव नहीं करते पाकिस्तान में। ऑब्वियसली वो भुट्टो साहब जुडिशल मर्डर के हवाले से कह रहे हैं। कुलभूषण पे भी ये मौक़िफ़ है आपका कि फांसी नहीं होनी चाहिए? देखिए, यादव को जो फांसी की सज़ा हुई है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स हुई है और एज अ स्टेटेड जो एक कानून है कि दुनिया भर में
अगर जहाँ पर स्पाइज होते हैं या उनके सहूलतकार होते हैं और उनके ऊपर एविडेंस होती है या वो एतराफ़ जुर्म कर लेते हैं तो उनको फांसी की सज़ा होती है। पीपल्स पार्टी की एक स्टेटेड पॉलिसी है, बिकॉज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो अलग है और ये नहीं, चेयरमैन साहब ने भी यही बात की थी कि जी ये यादव का मामला अलग है, ये पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पॉलिसी। आपको याद होगा 2008 से 13 तक 3 बंदे जो उठाए गए हैं, करीबी कराची से उठाए गए, करीबी सिंध से, आई थिंक सिंध से उठाए गए। तो ये गवर्नमेंट तो आपकी, तो आप किससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम तो ये तो पूछ रहे हैं किसने उठाए हैं। नहीं ये तो हम यही तो पूछ रहे हैं। ये तो अगर मेरा भी पता हम उठाएंगे तो मैं आपसे पूछूं। नहीं भाई हमें तो पता है ना कि हमने नहीं उठाए हैं। पुलिस आपकी, इंतजामिया आपकी, पुलिस ने तो नहीं उठाए। किस नहीं, आप समझते हैं कि सिंध के अंदर सिर्फ सिंध पुलिस काम कर रही है, आपको नहीं पता। हर दफ्तर में तो अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कौन कौन छापे मार रहे हैं हर घर के अंदर। 3 कितने करीबी थे उनके जरदारी साहब को? ये लिखा आ रहा है करीबी से मुराद क्या थे? वो जाहिर बात है कि पीपल्स फाइनेंस अफेयर्स जानते थे उनके। नहीं देखें ना, मैं इतनी डिटेल नहीं जानती क्या था, लेकिन जाहिर बात है कि कुछ उनके घर के लोग थे, कुछ उनके करीबी दोस्त थे, कुछ ऐसे लोग थे। अब वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, लेकिन बात यह है कि अगर आपने उठाए हैं तो भाई आप उनको कोर्ट में हाजिर करें। बेबस गवर्नमेंट है यार आपकी, वैसे ये तो पिछली दफा भी हमारी बड़ी बेबस गवर्नमेंट थी 2008 से। उस वक्त हमारे पास इफ्तिखार चौधरी साहब थे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को वो सुबह से रात तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठाते थे। सही बात है। प्राइम मिनिस्टर हमारा फारिग कर दिया, साथ नहीं दिया ना हाल ही में, बीच में आप छोड़ के भाग गए उनको, इसलिए नहीं हमने सब कुछ साथ दिया। लेकिन और सदर साहब उस वक्त कहते थे कि ये सियासी हैं और आज आप देखें कि वो सियासी निकले। जुडिशरी में बात हुई तो मैं बताऊंगा कि व्यूअर्स आपको कि आज जब ऑरेंज ट्रेन की चल रही थी समाअत, तो पैनामा केस के एक अहम तरीन जो जज हैं रिस्पेक्टेड, उन्होंने कहा कि पैनामा केस का फैसला ऐसा आएगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। वो क्या हो सकता है, इस पे जरूर बात करेंगे प्रोग्राम में इस वक्फे के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। आज जब ऑरेंज ट्रेन की समाअत हो रही थी, जस्टिस एजाज अफजल साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी उसमें मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पैनामा केस का फैसला जस्ट ऐसा करेंगे कि जो सदियों तक याद रहेगा। सुलेमान मुजाहिद बलोच साहब, कैसा तारीखी फैसला हो सकता है जो जज साहब फरमा रहे हैं पैनामा का, वो जो सदियों तक याद रहा जाए? कामरान शाही साहब, आपकी बात से बात याद आ गई कि आजकल सोशल मीडिया पे कल से एक जोक भी चल रहा है कि जी वो जज ने आखिरी ख्वाहिश पूछी कुलभूषण यादव की, आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा जी पानामा केस का फैसला सुनना चाहता हूँ। जज ने कहा पूरी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जी तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बस पानामा केस का फैसला जितनी जल्दी आ जाए अच्छा है, और पूरी कौम उसकी मुंतज़र है। और हम समझते हैं कि पीएमएलएन और प्राइम मिनिस्टर साहब ज़्यादा हमसे ज़्यादा भाई तारीखी फैसला आपके नज़दीक क्या हो सकता है? आपकी इंटरप्रिटेशन में, आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आपके नज़दीक तारीखी फैसले से क्या हो सकता है अगर तारीखी आएगा फैसला? अब कामरान भाई, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या हो सकता है तारीखी फैसला, लेकिन ये तो जो फैसला रिजर्व जिन्होंने किया है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने फैसला क्या लिखा है। हमारी आला अदलिया है, आला अदलिया के मोहतरम जजेस है, जो आर्ग्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किया गया है, जो प्रूफ वहाँ पे पेश किए गए हैं, उसी की रोशनी में होगा। लेकिन इसको मतलब जो यहाँ पे फैसले रिजर्व हो जाते हैं वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए हो जाते हैं। अब इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए। जब ISPR की तरफ से भी ये ट्वीट आ गया कि जी वी आर ऑल्सो बैटिंग एंड वी होप दैट कि फैसला जो है मेरिट पे होगा और जो है वो जो जस्टिस का डिमांड होगा उसके मुताबिक होगा, उसके बाद तो क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि कोई प्रेशर कहीं से भी नहीं है। जजेस आज़ाद है अपना फैसला देने में। आप उन्होंने या तो पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना है, फेवर में देना है या अनफेवर में देना है। तो हम समझते हैं कि जो भी फैसला हो कौम और मुल्क के मफाद में हो, और ऐसा फैसला हो कि जो आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, आने वाली नस्लों को सेव कर सके। शमीरा साहबा, तारीखी फैसला क्या हो सकता है? यानी एक तारीखी फैसला क्या हो सकता है इस केस में? मैं ये नहीं कह रहा कि ये फैसला आएगा ये वाला, वो तो हम प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मोहतरम जज साहिबान ने मतलब बड़ा एक देखिए, मैं एक मिसाल दूं। एक तारीखी फैसला ये हो सकता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मुल्क के हुक्मरान को सजा देने की, लेकिन क्योंकि पिटिशनर एविडेंस नहीं दे सके तो वो नहीं हो सका। ये फैसला हो सकता है कि तारीखी मोमेंट आया चला गया। एक ये हो सकता है कि इस मुल्क का पावरफुल तरीन हुक्मरान जो है वो अदालत के आगे जो है वो गलत साबित होगी, उनकी सारी बातें फारिग हो गए। वो तारीखी फैसला हो सकता है। गिलानी आपके प्राइम मिनिस्टर फारिग हुए, तारीखी फैसला नहीं, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने बेचारे ने फारिग ही होता, इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहाँ छोड़ना था उनको। लेकिन देखें, जज साहब ने बड़े मोहतरम है। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे कंटेम्प्शन में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, तारीखी फैसला है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा फैसला होगा कि 20 साल तक उसे चैलेंज नहीं। अब तो कह रहे एक सदियों तक याद रखा जाएगा।
अब आप सोचिए पहले अब ये अब आइदर वे हो सकता है ना, या तो वो कहें कि जी कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिली, दिस केस इज यू नो कतरी, वो जो लेटर आया है उसको वो एक्सेप्ट कर लें कि जी ठीक है जी मनी ट्रेल आ गई है, फला हो गया, खत्म होगी कहानी। अच्छा, दूसरी तरफ ये होता है, दो ही फैसले हो सकते हैं ना, बीच में तो कुछ नहीं हो सकता। या फिर ये होगा कि जी ठीक है इसमें और एविडेंस लाएं और कमीशन बनाएं। ठीक है, मैं एक मिनट तारिक फजल साहब, ये जो आज स्टेटमेंट दी है आला अदलिया के जज साहब ने जो पैनामा केस की हेयरिंग में करा, आई थिंक जस्टिस अजमत सईद साहब ने दी है गालिबन, तो आपके नजदीक ये तारीखी फैसला इसको हम किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं? हुकूमत अपने हक में भी इसको इंटरप्रेट कर सकती है कि तारीखी फैसला आएगा पैनामा? देखिए कामरान शाह साहब, गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला तारीखी या गैर तारीखी नहीं होता। कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है, मैं ज़रा उस कॉन्टेक्स्ट से सियाको सबाक से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल अटल है कि फ़ैसला इंशाअल्लाह मेरिट पे होगा। फ़ैसला किसी सियासी जमात की तवक्कुआत के मुताबिक या उनकी खुशनुदी के लिए नहीं होगा, फैसला सियासी नहीं होगा, फ़ैसला हक़ाइक़ पे मबनी होगा। और फैसला जो है वो पाकिस्तान के जो आइन और कवानीन हैं उनके मुताबिक होगा। अगर कोई ये समझता है कि फ़ैसला जो है वो सियासी होगा, वो अक्सरियत मीन्स जो सियासी जमातें अपने आप को कह रही हैं कि कोई एक तरफ लेके जा रहा है, कोई दूसरी तरफ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर के हक़ में आया और ये जो सारा का सारा ड्रामा रचाया गया पानामा लीक्स का ये गलत साबित हुआ, तो ये बहुत गैर मकबूल फ़ैसला होगा। ये मैं समझता हूँ कि जजेस को प्रेशराइज करने की बात है। जैसे मैंने गुजारिश की कि फ़ैसला इंशाअल्लाह सियासत पे नहीं, मकबूलियत पे मबनी फ़ैसले नहीं होते सुप्रीम कोर्ट में, हक़ाइक़ पे। मतलब आपकी हुकूमत आज के इस रिबाक से परेशान नहीं है? आपको लगता है ये आपके हक में भी बात हो सकती है कि पैनामा का फैसला जो है वो तारीखी होगा, सदियों तक याद रखा जाएगा? जी सॉरी, मैं आपका जुमला सुन नहीं सका। तारिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि गोया आज की जो जज साहब ने, रिस्पेक्टेड जज ने ये कहा ऑरेंज ट्रेन की समाअत के दौरान कि पैनामा केस, आपके वो जो वकील थे वो एक्चुअली आपस में कंपैरिजन कर रहे थे ऑरेंज ट्रेन मुकदमे का और पैनामा का, तो वो जज साहब ने कहा कि पैनामा को तो आप छोड़े, उसका तो जो फैसला आएगा वो तो लोग सदियों तक याद रखेंगे, पैनामा का मसला आप कंपैरिजन ना करें इसका ऑरेंज ट्रेन के मामले से, दोनों मामले मुख्तलिफ हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपकी हुकूमत इस बारे में तो परेशान नहीं ना है, या आपकी कैबिनेट या आप खुद ये रिमार्क सुन के जज साहब का? देखें जी, वैसे जो जज साहब ने जो बात की है ये बिल्कुल वाजे है, इसमें तो कोई ऐसी बात मुबहम है ही नहीं। उन्होंने बड़े सीधी सी ये बात की है कि इस फैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा रायज़नी हुई है, इस फैसले के ऊपर सियासी जमातों ने चाय की प्याली में तूफ़ान लाने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर जजेस को हरासा करने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने कहा कि इन तमाम बातों के बावजूद फैसला मेरिट पे होगा, इंसाफ पे होगा और सदियों याद रखा जाएगा कि कितना कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई प्राइम मिनिस्टर को, उनकी फैमिली को, जजेस के फैसलों पे कितना असरअंदाज होने की कोशिश की गई। अली ज़ैदी साहब, आप कितना खुश हैं? आपके हक में नहीं आने वाला फैसला तारिक साहब कह रहे हैं वो तारीखी होगा, याद रखा जाएगा, उनके हक पे होगा, मेरिट पे होगा, इंसाफ पे होगा। जो केस है ना, ये पीटीआई वर्सेस नवाज शरीफ रान नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम वर्सेस नवाज शरीफ हो गया। खास तौर पे वो कतरी लेटर के बाद, जिसके बाद अल्लाह ताला उनको सैद पथरी भी आ गई। देखिए, आप शायद कोर्ट में नहीं थे, ये तो बैठे थे तारिक, मैं नहीं था, मैं था, मैं इनके वाले वज़ीर में कोर्ट में था, मेरे सामने सजा हुई, मैं इनके था। जिस दिन मैं कोर्ट एंड कोर्ट कहने लगा हूँ, ठीक है, मैं कोई आसिफ खोसा, जस्टिस खोसा साहब ने सवाल पूछा कि कीपिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर आंसर इन माइंड, नैब के चेयरमैन से, ठीक है, वी जस्ट वॉन्ट योर ओपिनियन, वी आर नॉट ऑर्डरिंग यू नाउ, वी वॉन्ट योर ओपिनियन। क्या हम आपसे आपकी राय पूछ रहे हैं कि क्या आप जो क्वाश हुआ है हुदैबिया का केस लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर अपील फाइल करेंगे? नहीं, वो कहता है नो। माने हमारी नेशनल, तो पॉइंट क्या आपका सर? यहाँ पे मेरा बात करूं तारीखी फैसले की, मैं तारीखी जुमले की बात कर रहा हूं ना, तो तारीखी जुमला बेंच से क्या आया कि नैब डाइड टुडे। अब मेरी बात सुनिए, अगर तो ये कोई एविडेंस दे देते ना कतरी लेटर के अलावा, शायद इनके पास कोई चांस था, इन्होंने तो एविडेंस ही नहीं दिया। तो तारीखी फैसला क्या होगा सर? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप केस की समाअत मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ और उनके अहले खाना बच नहीं सकते।
हिसाबदार भी नहीं बच सकते यार भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? हिसाबदार भी नहीं बच सकते, डिस्क्वालीफाई होंगे इंशाअल्लाह। सुलाम मुजाहिद बलोच साहब, अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो आप पीएमएलएन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कोई अनइलेक्टेड इदारा जो है या इदारे जो है वो नहीं फारिग कर सकते, या आप फैसले के साथ खड़े होंगे आईएसपीआर की तरह, फौज की तरह? वो कह रहे हैं जी मेरिट पे मबनी फैसला लिया जाएगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे सुलेमान भाई? फैसले की घड़ी आ पहुंची। कामरान शाहिद भाई, हम इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत के साथ खड़े होंगे, जमहूरी रिवायत के साथ खड़े होंगे और मेरिट के साथ खड़े होंगे, जस्टिस के साथ खड़े होंगे, इंसाफ के साथ खड़े होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कामरान शाहिद साहब, कि जो कोई भी ये बातें कर रहा है, कि जो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है कि वो शायद किसी की नकल करके लीडर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी तवक्कात को अपने पास रखें, जजिस के ऊपर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश ना करें। रोज़ाना आपने जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के अदालत लगाई और अपने अपने फैसले सुनाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इनसे ये सवाल करें कामरान शाहिद साहब, जो आर्मी चीफ ने इमरान खान को समन किया था, उसमें आर्मी चीफ ने उनको क्या कहा है, ये बताएं ज़रा। आर्मी जी ने समन किया था? मैं इसको जवाब दूंगा। जी दे दे, क्या बात है? समन किया था? नहीं, पहले तो मैं इनकी नकल की बात करूँ ना, मुझे इशारे, मैं इतना कल तो नहीं पता, मुझे भी 17-18 साल अगर मैं क्रिकेट खेलता होता था ना तो मैं विव रिचर्ड की नकल करता था। इनको बोले ना ये अल्ताफ हुसैन की तो कर नहीं सकते नकल, अगर मैं इमरान खान की करता हूँ बड़ी अच्छी बात है, मुझे इसमें कुछ शर्म नहीं है, मेरे लीडर है। चलिए, मैंने तो नाम ही नहीं लिया कामरान शाहिद साहब, जैसा ये तो करना था। कामरान शाहिद साहब मैंने तो नाम ही नहीं लिया। ये आर्मी चीफ कल के बच्चे, 2 अडल्ट हैं, आपस में अगर किसने किसको संबंध किया, किसने किससे दरखास्त की, इररिस्पेक्टिव दोनों भाई आपने वैसे इल्जाम लगा दिया इमरान खान पे, उन पे उन्हें कैसे सबन करना? ये वहाँ तालियां बजाते थे जब इनका लीडर कामरान शाहिद साहब, एक तो बात ये है, वहाँ तालियां बजाते कामरान साहब एक तो ये